नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। IBN 7 पर प्रधानमंत्री मोदी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ने जो हमने कल रात आपको दिखाया था, उस इंटरव्यू ने इस वक्त देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर अब जमकर आरोप लगा रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने IBN 7 के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने लिया, उस पर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आनंद शर्मा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और तमाम तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री के दावों को खारिज करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे अन्य प्रवक्ताओं ने भी देश के अलग अलग मोर्चों से, जगहों से मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री के तमाम बातों को खारिज करने की कोशिश की। विपक्ष के दूसरे नेता भी दूसरी पार्टियों के, चाहे वो JDU हो, चाहे वो MIM हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, सब ने प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू को देखा और देखने के बाद पलटकर बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए हैं। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने अपने लोगों को मैदान में उतारा। बड़े मंत्री, शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखकर विपक्ष अब घबरा गया है, इसीलिए बेतुकी बातें कर रहा है। इसी मुद्दे पर खास बहस करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ यहां मौजूद होने वाला है। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मेरे साथ होंगे, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हमारे साथ होंगे, सुधींद्र भदौरिया BSP के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। लेकिन उसके पहले बारी बारी से हम इंटरव्यू का एक एक अंश दिखाते हैं और उस इंटरव्यू के अंश के आधार पर हम बात करेंगे दो खास मुद्दों पर। फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव है, दलितों की स्थिति है। दलित वोट बैंक को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में, पहले वो सुनते हैं और फिर इसी मुद्दे पर इस बहस को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सीधा फेस ऑफ तीन बड़ी पार्टियों के नेताओं के बीच। सुनते हैं। जहां तक कुछ घटनाओं का सवाल है, ये निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है। हम सिलेक्टिव चीजों को उछाल करके मोदी के गले मड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का क्या हेतु सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में 2 दिन लगातार बाबा साहब आंबेडकर के कार्यों पर, जीवन पर चर्चाएं हुई, तो कई लोगों को लगा अरे ये मोदी तो बाबा साहब आंबेडकर का भक्त है, तो उनको परेशानी होने लगी। जब हमने बाबा साहब आंबेडकर के जीवन के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ जो हमारी सरकारों ने, चाहे मऊ में बाबा साहब का जन्म स्थान हो, चाहे नागपुर में, चाहे मुंबई में इंदु मिल की जमीन पर उनका स्मारक बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली में जहां उन्होंने निवास किया, ऐसे 2 स्थानों पर भव्य स्मारक बनाने का काम हो, चाहे लंदन में बाबा साहब आंबेडकर जहां रहे थे उस मकान को स्मारक के रूप में कन्वर्ट करने का काम हो। एक प्रकार से हमने 5 तीर्थ का निर्माण किया और इस सरकार ने किया। तो जो लोग अपने आप को कुछ विशेष वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है, मोदी तो आदिवासियों के पीछे पागल है। मैं इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं दलितवादी हूं, प्रधानमंत्री ने खुलकर इस बात को कहा। और राज्य सरकारों में, राज्यों में जो तमाम घटनाएं घट रही हैं दलितों को उत्पीड़न वाली, उनका साफ तौर पर कहना था कि राज्य का मामला, इसमें
मोदी को क्यों घसीटा जाता है। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है, जिसके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। सवाल हमारा आज का है कि क्या दलित मुद्दे पर विपक्ष साजिशन पीएम मोदी को घेर रहा है? अगर आपका जवाब हां है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर एसएमएस करें। आप #HTP और PM स्पीक्स टू नेटवर्क 18 के जरिए भी, जो लगातार ट्रेंड कर रहा है बीते 24 घंटों से, इस हैशटैग के जरिए भी अपने सवाल सुझाव हमको भेज सकते हैं, जिसको हम इस कार्यक्रम में जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त जो बड़ी बहस के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और उनके मीडिया के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी मेरे साथ हैं इस वक्त लखनऊ से। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं कैथल से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी यहाँ स्टूडियो में हैं, इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। सीधा सवाल मैं पहला शुरुआत करूंगा श्रीकांत शर्मा आपसे। प्रधानमंत्री क्यों ये कहते हैं कि दलित विरोधी छवि बनाई जा रही है बीजेपी की और खासकर उनकी? ये बात प्रधानमंत्री को क्या और बीजेपी को क्या परेशान करती है? क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में, पंजाब में, जहां पर दलित एक अच्छा खासा वोट बैंक है। सुमित जी, एक षड्यंत्र है इस देश के अंदर। जिन लोगों ने इस देश के गरीबों के नाम को खूब बेचा, किसानों के नाम को खूब बेचा, गरीब और किसान को बेचकर वोट भी ली और देश की संपदा को लूटने का काम किया। तो अब ऐसे लोगों को, जो गरीब के हित के लिए काम कर रहा है, गरीब के कल्याण के लिए जो सरकार काम कर रही है और उनके उत्थान के लिए जो सरकार काम कर रही है, किसान के उत्थान के लिए जो सरकार काम कर रही है, षड्यंत्र के तहत उस सरकार को बदनाम करो। आपके जो संपादक थे वहां, उन्होंने सवाल पूछा और सवाल का हमने जवाब दिया। किसी भी राज्य की घटना को सीधे नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जोड़ना, किसी भी राज्य में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो वो बहुत शर्मनाक है, वो निंदनीय है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन सीधा सीधा उसको मोदी जी के ऊपर उसको आरोप मढ़ देना, मोदी जी को बदनाम करना। मैं उदाहरण दूंगा आपको। फरीदाबाद के अंदर एक घटना घटित हुई। फरीदाबाद में अभी जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, अभी तो वो मामला इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, तो वहां पर पति पत्नी का झगड़ा हुआ, घर में आग लग गई, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर कहीं पर पश्चिम बंगाल के अंदर किसी नन के साथ रेप हो गया तो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना हो जाती है जहां कानून अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। हैदराबाद में कोई अगर सुसाइड कर लेता है नौजवान बच्चा, जो बहुत गलत है, और जो सुसाइड नोट भी लिखता है जिसमें वो अपनी ही संस्था को दोषी मानता है, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। तो एक षड्यंत्र, मतलब जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया, जिनके सिर्फ खाते में करप्शन कुशासन कमीशन है, वो लोग षड्यंत्र के तहत मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि इस देश से दलितों का उत्थान हो। क्योंकि मोदी जी की योजना है स्टैंड अप इंडिया, जिसमें दलितों के उत्थान के लिए हम दलितों का सशक्तिकरण मैं जवाब लेता हूं रणदीप सुरजेवाला से, और 1 करोड़ तक का लोन हम उनको दे रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, जी श्रीकांत जी, काम है ये पच नहीं पा रहे हैं। किसान के लिए रणदीप सुरजेवाला आए हैं हमने। रणदीप सुरजेवाला, आप जवाब दीजिए। आप जानबूझकर हर स्टेट की इंसिडेंट को ले, घटना घटती है और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर डाली जाती है, मोदी जी पर डाली जाती है। अगर फरीदाबाद में कुछ होता है, गुजरात में कुछ होता है, यूपी में कुछ होता है, तो मोदी जी कहां से जिम्मेदार हो गए? रणदीप सुरजेवाला। सुमित जी, हमने मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना कल आपके टेलीविजन चैनल पर। ऐसे लगता था कि सवाल भी उन्होंने बनाए हैं और जवाब भी उन्होंने दिए। ये आपको मैं लग रहा है? एक बात कहूंगा, ऐसा देश को लगता था, और हो सकता है ये मुझे गलत महसूस होता हो, पर मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी ने 2014-15 में SC/ST सब प्लान के 18,000 करोड़ रुपए भारत सरकार में काट दिए। मोदी जी ने 2015-16 का जब बजट दिया तो उसमें बढ़ोतरी तो की, परंतु 2013-14 के बजट तक आज तक वो बराबर नहीं आया। नंबर 3, जो दलित छात्रों की मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कांग्रेस ने चलाई थी, उसकी राशि
कम करके मात्र 31 करोड़ रुपए कर दी, ये भी छोड़ दीजिए। अगर गुजरात में दलितों को नंगा करके पीटते हैं तो माफ कीजिए, वहां क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है? वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो मोदी जी का गृह प्रांत है। जिम्मेवारी अगर भाजपा और मोदी जी की नहीं तो किसकी? अगर राजस्थान में जहां भाजपा की सरकार है वहां डेल्टा मेघवाल की हत्या कर दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लीपापोती करती है, तो कौन जिम्मेवार है? आंध्र प्रदेश के अंदर रोहित वेमुला, जिसकी मेरे माननीय मित्र चर्चा कर रहे थे, बंदारू दत्तात्रेय जो मोदी जी के मंत्री हैं, उनके उत्पीड़न के चलते और स्मृति ईरानी जी के उत्पीड़न के चलते अगर रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है, एक मेधावी दलित छात्र को, तो कौन जिम्मेवार है जब मोदी जी अपने मंत्रियों को सजा नहीं देते? जब जनरल वीके सिंह फरीदाबाद में दलित बच्चों को कुत्ते की संज्ञा देते हैं और फिर भी मंत्री बने रहते हैं, तो मोदी जी की जवाबदेही क्यों ना हो? जब मोदी जी के जिस संगठन के वो भक्त हैं आरएसएस, जी श्रीकांत, मोहन भागवत साहब दलित आरक्षण को बदलने की बात करते हैं और पूरी सरकार चुप्पी थामे रखती है, तो इसका जवाबदेह मोदी जी और भाजपा नहीं है तो कौन होगा? श्रीकांत, मैं आऊंगा। इसलिए कम से कम मुद्दों की बात करें। उपदेश हमने बहुत सुने, परंतु मानसिकता, चरित्र, रास्ता भारतीय जनता पार्टी का गरीब और दलित जी मैं आऊंगा। विरोधी एक है, बार सुधींद्र जो जी का सामने रिएक्शन है ले लूं, तथ्यों के दोनों का आप आधार एक साथ पर। जवाब दीजिएगा। सुधींद्र जी, जो बात रणदीप जी ने कही उससे अलग कुछ और कहना है आपको, क्योंकि आप उसको तो सेकंड करेंगे ही। मैं क्यों सेकंड करूं उसको? रणदीप जी अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और उस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात मैं रखना चाहूंगा, जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलितों के संदर्भ में और जिस तरह का उत्तर अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका एक व्यापक उत्तर में सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा, और मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत लंबा समय उनको दिया, उसका आधा समय आप मुझे दीजिएगा, कम से कम आधा समय दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की एक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि। उस राजनीतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि ने इसी देश के अंदर, वो बड़ा गुणगान कर रहे थे बाबा साहब का, हिंदू महासभा के लोग, जहां से पूरा जन्म हुआ है इस पार्टी और विचारधारा के लोगों का, यहीं पर दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इन्होंने पुतला जलाया। 50,000 लोगों की संख्या ने इकट्ठे होकर इस रामलीला ग्राउंड के अंदर और हिंदू कोड बिल के नाम पर इन्होंने उनका पुतला जलाने का काम किया। आज तक मान्यवर काशीराम जी को इन्होंने सौतेला व्यवहार किया, भारत रत्न देने का काम नहीं किया। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि इसी मानसिकता से प्रेरित होकर इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे मन में दर्द है, 1 महीने तक वो मौन रहे। वो जब छींक आ जाती है अमिताभ बच्चन को, उस पर ट्वीट करते हैं। जब नीता अंबानी का हॉस्पिटल होता है उद्घाटन, उसके बारे में भी वो फेसबुक पर और ट्वीट करते हैं। इतनी बड़ी मानसिक तौर पर कराह रही पूरी हिंदुस्तान की जनता के जो सबसे बड़े नुमाइंदे, जिनके कंधों पे ये राष्ट्र खड़ा है, वो है दलित और पिछड़े लोग। उनके लोगों को जिस तरह से यहाँ पर पीटा गया गुजरात के अंदर, जिस गृह प्रदेश, और मैं ये भी कह दूं, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ही मोदी जी के बारे में कहा था, इन्होंने राजधर्म का निर्वाह नहीं किया, न उस समय किया था न इस समय किया है। श्रीकांत जी, और इसका कारण है क्योंकि ये आर्थिक सामाजिक प्लान पर न किसानों को राहत दे पाए, इसीलिए हजारों किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की बात सुधींद्र जी, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 1 लाख नौजवानों को भी रोजगार मिला? श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। रणदीप सुरजेवाला का, सुधींद्र भदौरिया का, उसके बाद रामगोपाल जी आपके पास। श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। रुपया मिला तो हर मोर्चे पर विफल, दलितों के मामले में हर मोर्चे पर बीजेपी हो रहा है, फेल रही है, आपकी विचारधारा ही ऐसी है, ये इल्जाम लगा है आपके ऊपर। जवाब दीजिए श्रीकांत शर्मा। चेहरा छुपाकर कुछ और बातों को करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि सुमित जी, जी बोलिए श्रीकांत जी। स्वीकार करना चाहिए। सुमित जी, मेरे काबिल मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस की जो संकीर्ण सोच की वो बात कर रहे हैं, आरक्षण को जो बात बंद करने की वो बात कर रहे हैं,
ये कांग्रेस के एक दुष्प्रचार का सबसे बड़ा ज्वलन उदाहरण मैं आपके सामने लाइव देख रहे हैं आप कि कितना दुष्प्रचार कांग्रेस के लोग करते हैं। जो संविधान में व्यवस्था दे रखी आरक्षण की, उसको कोई खत्म कर सकता है क्या? एक दुष्प्रचार। अरे भाई, संघ को आप कितना जानते हैं? आप संघ को कोसते रहते हैं। अगर संघ से इतना ही आपको प्रेम है तो संघ की शाखा में आ जाइए और सुबह आप ध्वज प्रणाम करिए और संघ की प्रार्थना करिए। तो जितने भी कांग्रेस के लोगों के मन में विकार हैं संघ को लेकर, मैं आश्वस्त हूं कि सारे विकार उनके दूर हो जाएंगे। आप मुझे यह बताइए कि एक तरफ तो संघ को सम्मानित करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघ अच्छा काम करता है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम करता है, और दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संघ की आलोचना करते हैं। तो आप ये बताइए कि आज की जो कांग्रेस है, जो इटली की कांग्रेस है, तो पहले जो नेहरू और गांधी जी के जो संबंध थे, क्या नेहरू जी से ज्यादा गांधी जी को राहुल गांधी जानते हैं या हमारे जो मित्र बैठे हैं वो जानते हैं? जिस कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 5,000 करोड़ के फ्रॉड में बेल पर चल रहे हों, जिस कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को सम्मानित शब्दों से रणदीप जी आऊंगा। अगर हम सुन लीजिए, दलित मेरी बात मुद्दों सुन को लीजिए, छोड़कर दूसरे मुद्दों पर सुन चर्चा लीजिए, करना चाहते भ्रष्टाचार हैं तो हर बात का सुमित जी, हर मैंने बात का बीच में जवाब टोका नहीं, श्रीकांत मैंने जी है। बीच में रोका नहीं। आपने नहीं, मैंने भी नहीं बीच में- टोका, पर मैं इस बात पर मुझे तो मेरा गंभीर आग्रह है ऐतराज है, आपसे, मैं आपका मेरा बहुत आग्रह सम्मान आपसे, मेरी करता बात हूं। सुन लीजिए। तो मैंने आप धैर्य से जो आपके विषय है प्रहारों उसका को, जवाब मैंने क्यों धैर्य नहीं दे से रहे, आप, भाग क्यों रहे हैं? आपने बजट क्यों मैंने काटा धैर्य दलितों से का? आपके सवालों को आपके सुना। मंत्री दलितों को सुमित कुत्ते जी, की संज्ञा जी, क्यों जी। देते हैं? रणदीप जी, मैं देखिए, मैं चर्चा स्मृति इस ईरानी तरह पर रणदीप जी की अपेक्षा नहीं करते हैं। रणदीप जी, मैं जब मौका दूंगा आपको। सुमित अवस्थी एंकर कर रहे होते हैं। रणदीप जी मैं मौका दूंगा आपको। मैंने बहुत धैर्य से सुरेंद्र जी, सब मित्रों को सुना है। मैं मौका धैर्य दूंगा से- आपको। धैर्य सुरेंद्र से जी, सुना है। रणदीप जी मौका दूंगा, डोंट वरी। वो भी उसमें ये कह देते हैं, ये अनुचित बात तो है। जिस सुमित कांग्रेस अवस्थी, के अध्यक्ष आप- उपाध्यक्ष आप- पर शिकायत 5,000 मेरी आपसे करोड़ की गुजारिश है कि फ्रॉड पर दलित बेल मुद्दे पर के चल रहे आसपास हो। रही है अभी। को दे रहे हैं उतना समय अन्य लोगों को भी दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो कांग्रेस के लोग, जी सुरेंद्र जी, सुना मैंने, मैं दूंगा। मौत पर पूरी रात क्या हम रहती है कांग्रेस के प्रधानमंत्री की अध्यक्ष स्पीच और उनके और जो कमेंट मैं कांग्रेस दूंगा, के मैं लिबरा दूंगा। रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों का इलाके जेएनयू में समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि देश के विकास के बारे में वो चर्चा करेंगे? इस देश के गरीब के उत्थान की जब चर्चा होती है, इस देश के दलितों के उत्थान की जब चर्चा सुधींद्र होती है, जी, तो पार्टी सरकार में है। कांग्रेस सुधींद्र जी, होता है। सुधींद्र जी मैं मौका दूंगा। सुधींद्र जी, मैंने कहा मैं मौका दूंगा। आप देखिए, लगातार ये बोल रहे हैं तो एक की भी आवाज नहीं जा रही है। सुधींद्र जी, मैं मौका दूंगा। सुधींद्र जी, लूटने का काम किया है। सुधींद्र जी प्लीज, सुधींद्र जी प्लीज। 10 मिनट लेक्चर सुना, सुधींद्र आपने जी, मुझे 2 मिनट नहीं दिया। सुधींत्र जी, आपने सुधींद्र इनको जी, टाइम 30,000 जाया हो रहा है। दलितों के उत्पीड़न सुधींद्र जी, के आप मामले सबका में टाइम बहुत मायावती के कीमती है, राज मेरा में टाइम बहुत लेक्चर है फालतू क्या? है, वो जाया हो रहा है। को 10 मिनट किस चीज का लिया? इसलिए कन्नौज के अंदर, सुधींद्र जी, प्लीज। दलित लोगों सुधींद्र जी, पर्सनल मत होइए ना। सुधींद्र जी, पर्सनल मत होइए, मैं आऊंगा आपके पास में, बोलता हूँ सुधींद्र भाई प्लीज। किया तो मायावती ने गोली चलवा दी जानना चाहता हूँ। और उस राम दलित कृपाल जी भी की बोलना चाह रहे हैं, देखिए उसके सुधींद्र जी। परिवार को नहीं दी। अच्छा, चलिए। उसको नहर में डाल दिया। तो इस बहस का विषय नहीं है, उस पर भी बोल रहे हैं। सुधींद्र और आप जी, हमको श्रीकांत जी, समय दे रहे हैं। मैं एक बार भदौरिया राम जी कृपाल के जी को मुझे डिबेट क्या में लाना बोलना चाहूंगा है? प्लीज। मैं माफी के साथ ये राम बहन कृपाल जी, बहन मायावती राम- जी तय करेंगे मुझे क्या बोलना है। सुधन श्रीकांत जी, भदौरिया। सुधींद्र जी, एक मिनट। राम कृपाल जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। राम कृपाल जी, प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू को जिसको रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि काउंटर क्वेश्चन नहीं हुए, प्रवचन सुना मैंने, लेकिन उसमें ये बात भी साफ देखी, प्रधानमंत्री ने काम गिनाए कि उन्होंने क्या क्या किए हैं दलित मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर बीते 2.5 साल के अंदर, 2.25 साल के अंदर। क्या बीजेपी को दलितवादी नहीं माना जा सकता? पहली बात सुमित जी, मैं एक बात शुरू में कह दूं जी, कि प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू भाजपा के प्रवक्ता का इंटरव्यू नहीं था। यह इंटरव्यू देश के मुखिया का इंटरव्यू था। अगर आप पूरे इंटरव्यू को उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो थोड़ी सी इसमें गुंजाइश ये बनती है कि कभी ऐसे कुछ ओकेजन होते हैं जब आप पार्टी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ऊपर उठ करके सबको सोचना चाहिए, उस संदर्भ में देखना चाहिए। मैं पहली बात, मेरा निवेदन ये है, यहाँ पे जब से उस पर रिएक्शन जो हो रहे हैं वो सारे के सारे उस सारी चीज को मोदी को एक भाजपा का प्रवक्ता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जैसा मोदी जी ने कहा कि मुझे, मेरे खिलाफ जो भी विपक्ष के लोग कर रहे हैं वो एक षड्यंत्र है, मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहूँगा, ये विपक्ष की एक राजनीतिक मजबूरी है और अपरिहार्य मजबूरी है उनकी, इसके सिवाय वो जी नहीं सकते।
एक सुरजेवाला जी ने भी ये कहा कि ये कांग्रेस की राय नहीं है, ये पूरे देश की राय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद कांग्रेस देश की नब्ज को कितना टटोलती है, ये जब जब इलेक्शंस हुए हैं कांग्रेस को पता हो जाना चाहिए। इसलिए कृपया अपनी राय को देश की राय मत बताइए। हाँ कहिए कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस कभी भी ये नहीं कह सकती कि 2.25 साल में मोदी ने कोई भी सच बोला है या कोई भी अच्छा काम किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और पहली बार मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि 69 सालों में आज़ादी के बाद सारा दलितों पर अत्याचार पिछले 2.25 साल में हुए हैं। ये अगर ये विपक्ष यहाँ का ये कह रहा है जो लोग 68 सालों तक राज किए हैं, ये वो कम से कम 5 दशक राज किए हैं, 50 साल, तो ऐसे लोग अगर दलितों का कितना उत्थान हुआ है, उनके दौर में क्या हुआ है, ये मेरा ये कहना है कि देखिए ये ठीक है, डिबेट करने का आपके पॉइंट है, हमले करते रहिए, लेकिन कुछ चीजों को राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठा करके उसको देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मोदी जी की सारी बातों से सहमत होइए, लेकिन अटैक वहां कीजिए जहां पे गुंजाइश हो। मोदी जी ने दलित के सवाल पर एक बहुत अच्छी बात कही थी और अपने पार्टी के लोगों को भी कहा है। उन्होंने ये कहा है कि दलितों की ये पुरानी समस्या है, जाहिर सी बात है वो सही कह रहे हैं। दिक्कत देश का दुर्भाग्य क्या रहा है कि जब जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म कोई निदान ढूंढने के बजाय उसको तुरंत हर पार्टियां उसको चाहती हैं कि कैसे इससे अपना वोट बैंक सीधा किया जाए और वोट बैंक की राजनीति, उसी के चलते ये परिणाम रहा। और मैं उसमें भाजपा को अलग नहीं मानता हूं, सबने ये किया है, लेकिन देर सवेर अगर मोदी दुख व्यक्त कर रहे हैं, एक इंसान के नाते भी दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर चीज पे अटैक करना, आप आलोचना कीजिए, लेकिन कुछ सच्चाई की, हाँ एक आदमी कोई सच्चाई भी, कुछ भी आंशिक सच्चाई भी होगी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो यूपी आऊंगा रणदीप जी आपके पास। हम खासतौर पर यूपी पे बात करेंगे क्योंकि यूपी को उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहेगी, साफ तौर पर 2014 की तरह। इस पर क्या राय है रणदीप सुरजेवाला की और सुधींद्र भदौरिया की, वो भी जानेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी ये डिबेट जारी बने रहिए IBN 7 के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की जिस वजह से देश की राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, सियासी तौर पर भूचाल आया हुआ है। ये इंटरव्यू कल हमने पहली बार प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू में यूपी पर भी खास तौर पर सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री से और पूछा गया उनसे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास के एजेंडे पर रहे, ये कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि ये इल्जाम लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो वोटों का ध्रुवीकरण कराती है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनते हैं और फिर उस पर बहस श्रीकांत शर्मा, रणदीप सुरजेवाला और सुधींद्र भदौरिया के बीच। प्रधानमंत्री की बात। क्या आपको इस बात की चिंता रहती है कि वहां पोलराइजेशन का एक माहौल बन सकता है? हमारे देश में जातिवाद के जहर ने और संप्रदाय की वोट बैंक ने बहुत नुकसान किया है। लोकतंत्र को मजबूत होने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वोट बैंक की राजनीति है। पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति का माहौल नहीं था, विकास की राजनीति का माहौल था। समाज के हर तबके ने मिलकर के 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब उस ओर मुड़ चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। साफ तौर पर विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोग वोट करेंगे, ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री ने की है। रणदीप सुरजेवाला, विकास के नाम पर अगर चुनाव हुआ, यूपी में वोट मांगे गए, यूपी में, पंजाब में, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस से ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि आपके वक्त तो कहा गया कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है।
26 साल उत्तर प्रदेश बेहाल रहा भिन्न भिन्न पार्टियों समेत भारतीय जनता पार्टी के शासन में। विकास की बात एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से हम सम्मान करते हैं उनका बतौर प्रधानमंत्री के, जिनको वाजपेयी जी ने राजधर्म की याद दिलाई थी, धार्मिक ध्रुवीकरण और मारकाट की वजह से थोड़ा सा अटपटी लगती है। ये सच है कि पिछली बार बड़े सपने दिखाए विकास के, 26 महीने बीत गए, केंद्रीय सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश के विकास में? 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं जिसका जवाब भाजपा और मोदी जी को जरूर देना चाहिए। पहली बात, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 10 विधानसभा चुनाव हुए। पहली बार यूपी के इतिहास में 600 धार्मिक दंगे उन चुनाव के अंदर हुए जो अप्रत्याशित था। मुजफ्फरनगर, जो हमारे साथ हरियाणा के साथ सटा इलाका है, जहां कभी पार्टीशन के दौरान भी, देश के विभाजन में भी कभी वहां धार्मिक दंगा नहीं हुआ, 1857 में नहीं हुआ। पहली बार हिंदुस्तान के विभाजन के बाद धार्मिक दंगे हुए और सबसे ज्यादा लोगों को जाना पड़ा। 2 लोग वहां, काफी लोग दोषी थे, 2 लोग वहां प्रमुख तौर से दोषी पाए गए। एक संजीव बालायन, जिन्हें मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री बनाकर नवाजा, उनकी तारीफ की, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे संगीत सोम, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? साध्वी निरंजन ज्योति, जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो हर रोज रामजादा वर्सेस हरामजादा की बात करती हैं। योगी आदित्यनाथ, जो इनके सबसे प्रमुख नेता हैं, वो कहते हैं हम मारेंगे और मार देंगे, कत्लेआम फैला देंगे। हर रोज जो इनके नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हों, साक्षी महाराज, श्रीकांत जी जवाब दीजिए, फिर सुदीन जी आपके पास शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अखलाक की जब श्रीकांत जी जवाब दीजिए, फिर सुदीन जी आपके पास। महेश श्रीकांत शर्मा जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के लोग कराते हैं, कांग्रेस की बात का साथ। श्रीकांत जी, सुमित जी, श्रीकांत जी मैं अपनी बात शुरू करूं। सुमित जी, बोलिए, अपनी बात श्रीकांत जी शुरू बोलिए। करूं। और फिर इनसे जवाब दिलवा दीजिएगा। श्रीकांत जी बोलिए। सुमित जी, देखिए, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि 15 साल तक, भदौरिया साहब मेरी बारी है बोलने की, फिर आप बोलना। सुमित बाबू, 15 साल तक उत्तर प्रदेश में, श्रीकांत जी आप बोलिए। 15 साल तक उत्तर प्रदेश में कुशासन है, 15 साल से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, 15 साल से उत्तर प्रदेश में अपराध है। और इस 2 अपराध, भ्रष्टाचार और कुशासन के पीछे कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्योंकि 15 साल से कांग्रेस सपा बसपा को समर्थन दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने के लिए सपा और बसपा का केंद्र में समर्थन लिया, नंबर 2। नंबर 3, क्योंकि कांग्रेस किसान विरोधी है, इसलिए जो नीम कोटेड यूरिया हम किसान को दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में किसान को लाठी खानी पड़ती थी, यूरिया नहीं मिलता था, इसलिए कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस नहीं चाहती कि जो 18,000 गांव अंधेरे में डूबे थे उनमें बिजली पहुंचाने का काम हो, इसलिए कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस नहीं चाहती कि गांव में सड़कें पहुंचे, बिजली पहुंचे, गांव में चिकित्सा व्यवस्था पहुंचे, गांव की एजुकेशन अच्छी हो। तो उत्तर प्रदेश के साथ कांग्रेस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अभी भी जो कांग्रेस की जो रैलियां यहां चल रही हैं, वो किसके लिए चल रही हैं? वो सपा और बसपा को समर्थन देने के लिए चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश जी के बहुत बड़े एहसान है राहुल जी पर, क्योंकि अखिलेश जी की कृपा से राहुल जी जीते थे, नहीं तो इनका सुपड़ा साफ यहां से हो गया था। श्रीकांत जी आपकी बात का जवाब लेता हूं सुधींद्र भदौरिया से। मुझे इतना बताइए कि जब आपकी सरकार यहाँ थी, सुधींद्र भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया ये बताइए, क्या ये संभव है कि बीएसपी कांग्रेस का समर्थन लेगी? क्योंकि हमने उत्तराखंड में देखा था राज्यसभा चुनावों में, मध्य प्रदेश में देखा था राज्यसभा चुनावों में, क्या कांग्रेस और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं पहले उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि ये बहस प्रधानमंत्री जी पर हो रही है, तो उसका उत्तर देना चाहूंगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री भी हैं, पर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी हैं, और साथ ही साथ वो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं। मैं सुन रहा था कि वो चाहते हैं कि विकास पर चुनाव लड़ा जाए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सभा में कि कैराना पर चुनाव होगा।
कैराना में जो घटनाएं घटी हैं उस पर चुनाव होगा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित जी ध्रुवीकरण गलत की भाषा बयानबाजी कर रहे बोलते हैं। हैं, उनके तमाम मंत्री ध्रुवीकरण की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, सम्मानीय भदौरिया जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शाखा की अध्यक्ष महिला की सम्मानीय भदौरिया जी गलत बयानबाजी महिला कर की रहे हैं। अध्यक्ष मधु मिश्रा क्या कहती हैं? जो लोग देखिए, गलत बयानबाजी मत करिए। डिस्टर्ब मत कीजिए, टोकिए नहीं तो फिर ये बहस नहीं हो पाएगी। मैं मधु मिश्रा गलत जानकारी मत आप दीजिए। क्या- उन्होंने आप तय कहा है करेंगे कि मैं सही बढ़ते बोल हुए रहा हूं, अपराध गलत बोल पर रहा हूं? चुनाव होना है, जनता को अपराध तय के करने ऊपर। दीजिए और जब आपकी श्रीकांत बारी जी, आए मैं तो मौका बोलिए। दूंगा आपको बोलने आप का। बीच में मत टोकिए मुझे। भदौरिया जी को बोलने दीजिए, श्रीकांत जी, मैं अगर मौका आप दूंगा। बीच में टोकेंगे तो मैं बहस नहीं होने दूंगा। मैं आपको बता नहीं, दूंगा, भदौरिया जी मुझे डराइए आप मत। चाहे बुलाएं, भदौरिया जी चाहे हमको बुलाएं, डराइए मत। पर मुझे अगर आप बीच में भदौरिया जी हमको टोकेंगे तो धमकी आप भी मत नहीं दीजिए बोल कि बहस पाएंगे। नहीं होने देंगे। प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, ये क्यों अपनी बात टोक पूरी रहे हैं करिए। मुझे? सिद्दीकी हमारी मुझे- अपनी बात मुझे पूरी डराया करिए, है। भदौरिया जी। ये भदौरिया साहब मुझे डराने का जब काम मैं कर रहे बोलने हैं। लगता हूं तो टोकने लग जाते हैं। भदौरिया जी अपनी बात कहिए ना। आप, मैंने श्रीकांत जी को चुप नहीं, कराया है आप वो। मुझे टोकने क्यों लगते हैं जब मैं बोलने लगता हूं? नहीं, मैं आपको कौन डरा सकता है? आप तो सरकार में हैं, आप हमको जेल में भी डाल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम आपको कोई नहीं डरा सकता। आप डरा सकते हैं पूरे देश के लोगों को। अपनी बात पूरी करिए। मैं अगर ये आप कह रहा हूं जी जी कि हाँ बोलिए। देखिए, मधु मिश्रा जो इनकी अध्यक्ष हैं वो कह रही हैं, मधु मिश्रा सुन लीजिए मेरी बात, 1 मिनट में मैं खत्म करता हूं। मधु मिश्रा कह रही हैं जो लोग जूते साफ किया करते थे अब वो देश पे राज शासन करना चाहते हैं। किन लोगों को इंगित कर रही हैं? क्या इनकी मानसिकता है? इनकी वो भारतीय जनता पार्टी की महिला की प्रदेश की अध्यक्ष है। ठीक तो है। जब इस तरह की मानसिकता के लोग एक तरफ वो कहते हैं इस देश में कुछ रामजादे हैं, कुछ अन्य जादे ठीक है। हैं, कुछ जूता साफ करने वाले हैं, ये लोग शासन करने वाले जवाब हैं। ले रहा हूं तो आपकी बात पे ये श्रीकांत जी का। चुनाव श्रीकांत इस जी, समय देश के अंदर आपके उन ताकतों के नेता बीच ने में हो रहा अपमान है, किया जो है शोषित दलितों का। हैं, जिन पर जुल्म जवाब हुआ है, दीजिए, श्रीकांत जी। जिन पर सुमित जी, अन्याय मैं- हुआ है, और जो अन्याय प्रदीप जी, मैं आऊंगा श्रीकांत जी के बाद। डाउन करो तब मैं कह पाऊंगा अपनी बात। और वो हम लोगों को फिर से सुमित जी, मैं अपनी शासित बात करना शुरू चाहते करूं? हैं, जो नहीं श्रीकांत जी होगा। आप बोलिए ना, प्लीज प्लीज। श्रीकांत जी, देखिए, दोहरे मापदंड देखिए। बीएसपी के 2 चेहरे आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ तो ये मैडम मिश्रा की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। नंबर 2, इनके नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मायावती के राइट हैंड हैं, उन्होंने बहन बेटियों का अपमान किया। आज भी वो मायावती जी के साथ खड़े हुए हैं। अरे भदौरिया साहब, कुछ तो कम से कम ऐसी बात करिए जो उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी लगे। अध्यक्ष है जिन्होंने ये कहा, आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। मीटिंग में कहा। श्रीकांत जी कौन है मधु मिश्रा जी? बता दीजिए ना उनको। आपकी पार्टी में थी, है, हमारी नहीं है? पार्टी में नहीं है, उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। देखिए आप, देखिए, पार्टी से निष्कासित कर अरे दिया है भाई। सुधींद्र जी। शर्मा जी, मधु सुधींद्र मिश्रा जी की पार्टी देखिए से जो महिला निष्कासित मोर्चा की है। अध्यक्ष रही हैं। हम बोल अरे रहे हैं खुद भदौरिया श्रीकांत साहब, शर्मा सुनने की भी सुधींद्र थोड़ा जी। पेशेंस रखो। जब ये अरे बोल भदौरिया दिया, साहब, सुन भी जब लिया प्रदेश करो। में हल्ला हो भारतीय गया, जनता जब पार्टी बोल का दिया, राष्ट्रीय प्रदेश सचिव हूं में मैं, हल्ला आपसे हो बात गया, कर रहा हूं अपनी देश पार्टी अरे के तो बारे बोलने में। के बाद तो मेरी निष्कासित बात- मेरी करेंगे पार्टी ना। से ज्यादा आप मेरी पार्टी उन्होंने के बारे में जानते अनुचित हैं बात क्या? बोली तो उनको हटा दिया। घटना सुधींद्र के जी, बाद इन्होंने अगर नहीं आनंदीबेन हटाते तो आप पटेल को सवाल भी हटा करते। दिया। अब तो ये हटा बाद दिया में तो तो आप कब हटाते सवाल हैं। कर रहे हैं? अब जब हटा दिया तब तो शांत मेरा रहेंगे सवाल ना। उल्टा मैं ये है। बोल रहा हूं, उस नसीमुद्दीन मानसिकता सिद्दीकी के- जिसने उस इस मानसिकता के प्रदेश लोग की हैं बहन इनकी बेटियों पार्टी का के, उस अपमान किया, मानसिकता के लोग उसको हैं इस कब पार्टी बर्खास्त के। करेंगे आप? सदन भदौरिया, मेरी बात बताइए कि जिस अरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपने ने किया, हमारी आपने बहन बेटियों का मायावती अपमान जी किया, और उसको उनकी कब बर्खास्त पत्नी को आप करोगे? पूरे देश में हीरो, आप देश भर में आप उनको लेके घूम रहे हैं, अरे कह भाई, रहे हैं उनके सम्मान कुछ में तो थोड़ी बहुत नैतिकता बुलंदशहर में रखिए। इतनी बड़ी घटना घट गई, उस पर ये आपको केजरीवाल कोई रणदीप कार्रवाई सुरजेवाला नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप बहन दोनों प्लीज एक मायावती मिनट। जी पर जिसने इतना प्लीज बड़ा प्लीज भद्दा- भदौरिया रणदीप साहब, सुरजेवाला कुछ केजरीवाल बोल क्या रहे हो गया हैं। आपका? श्रीकांत जी एक मिनट। सुधीन जी, रणदीप सुरजेवाला आप बार बार बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। रणदीप। तो सुमित, आपने एक बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा था। हम, मेरे को लगता है, विषय से भटक गए। सवाल था विकास की राजनीति का, और मैंने 2 बड़े सीधे से सवाल पूछे। हो सकता है मेरे मित्र अब दे दें। पहला, पिछले 26 महीने में 25 महीने में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, जिस विकास की राजनीति को धुरी बनाकर वो सत्ता में आए थे, और वो काशी से खुद सांसद बने थे, जो काशी आज पानी में डूबी हुई है। दूसरा प्रश्न ये था, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, धार्मिक बंटवारे और नफरत की राजनीति। उसके मैंने 5 उदाहरण दिए, व्यक्तियों का नाम बताया। जो लोग दोषी थे मुजफ्फरनगर दंगों के, आप उन्हें अगर केंद्रीय मंत्री बनाएंगे तो क्या होगा? श्रीकांत शर्मा, तीसरी बात, श्रीकांत शर्मा जवाब दे बहुजन दीजिए, समाज 30 सेकंड से पार्टी मुझे की ब्रेक पे बात जाना की। है। केवल एक लाइन में मैं आपकी खत्म बात का कर जवाब दूंगा। ले रहा हूं, बहुजन आपकी समाज बात का पार्टी जवाब ले के रहा हूं। रणदीप बारे भाई, में 30 इल्जाम सेकंड लगाते वाइंड अप भी करना है। सुमित जी, परंतु
सुमित जी, परंतु क्या सुमित जी, इनको मेरे ये दोस्त ने याद है कहा, कि इसी मेरे दोस्त कह रहे हैं, श्रीकांत, मिलके बीजेपी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपडेट नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो लोग अफजल जैसे आतंकवादी को गुरुजी कहते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम भाजपा के लोगों पर यह कहने का आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हम अपडेट नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी ने 7 लाख करोड़ जवाब देना 7 लाख करोड़ का पैकेज उत्तर प्रदेश को ब्रेक दिया का है। टाइम हो रहा है, लेकिन जाने के और पहले सुनने वाला एक साहब, 30 सेकंड में विकास रिएक्शन दूंगा मैं करने की रामकृपाल जी का, जिम्मेदारी न्यूट्रल राज्य की एम्पायर का होती इस है। पैनल में। रामकृपाल जी, विकास की जिम्मेदारी राज्य की होती है। यूपी में विकास के मुद्दे पर चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जो स्थिति यहाँ दिख रही है उसको देख के आप क्या कह सकते हैं? सुमित जी देखिए, उत्तर 30 प्रदेश seconds. में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तय करती, विकास मुद्दा होगा, ये इसी मुद्दे पर जनता करेगी। देखिए बाकी चीजें भी चलती हैं जातिवाद, लेकिन यूपी की जनता त्रस्त है। 26 साल से जो बर्बादी उत्तर प्रदेश में हुई है, मैं कह सकता हूं हो सकता है कि कोई भी पार्टी आए, हो सकता है कि अखिलेश की इमेज बनी है या मायावती जी की, या कोई भी आए, लेकिन विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश में। अकेला विकास नहीं होगा, लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन दर्शकों के लिए अभी 3rd सेगमेंट बाकी है। इस ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और तब बारी है एसएमएस के नतीजों को दिखाने का। तुरंत हाजिर होते बने रहिए IBN 7 के साथ। और इस आखिरी सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बारी है एसएमएस के जवाबों को दिखाने की। हमारा आज का सवाल जब आपसे पूछा था पीएम के इस बड़े इंटरव्यू पर कि क्या दलित मुद्दे पर विपक्ष साजिशन पीएम मोदी को घेर रहा है, हजारों की संख्या में आपके पास एसएमएस हमको मिले हैं। 87% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि विपक्ष साजिशन पीएम को इस दलित अत्याचार के मामले पर घेरता है। ट्विटर पोल, ट्रांसपेरेंट पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 79% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि विपक्ष साजिशन पीएम मोदी को दलित मुद्दे पर घेरता है। 21% ऐसा नहीं मानते। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद वो इस साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू जरूर देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBN 7 से खास बातचीत की है हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी से, जिस पर इस वक्त देश में राजनीतिक तौर पर भूचाल आया हुआ है। इस इंटरव्यू को आप सबकी मांग पर हम एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं। आपसे कुछ ही मिनटों में बने रहिए हमारे साथ, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।